के पूछे हैं। एक चीज मैंने पूछा है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक ही प्रश्न अनुपूरक एक पूछे ना, अब आपने कहा दो पूछे, आप एक पूछे दोबारा पूछे फिर दोबारा पूछे, सुन लीजिए, या जो अधिकार आपको मिला है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ठीक है, हम आपसे सीखेंगे जरूर, ऐसा नहीं है। जहाँ हम गलती करेंगे हम आप ही से सीखेंगे, क्योंकि आप बहुत विद्वान हैं। हमको इतना शायद संभवतः हो सकता है कि इतना ज्ञान ना हो, लेकिन मैंने दो प्रश्न पूछे। एक मैंने पूछा कि बस में आपने पीछे क्या नाम विज्ञापन और कोरियर सेवा के माध्यम से कितना धन अर्जित किया। दूसरा मैंने पूछा कि सीएनजी लगाने में कितना धन व्यय हुआ और उससे कितने की बचत हुई। जब सीएनजी लगाएंगे तो बचत हुई तो हुई होगी, ये पूछ रहा हूं मैं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि गाड़ियों में विज्ञापन, कोरियर सेवा, रेस्टोरेंट मद से लगभग 3 करोड़ रुपए की आय अपने रोडवेज को हुई है। प्रति वर्ष मतलब आय जो है ना, ये प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष है। और जो सीएनजी में आप सीएनजी में 1.5 करोड़ रुपया की आय हुई है। अभी सीएनजी पूर्ण रूप में प्रदेश में नहीं लगी है, ये प्रक्रिया गतिमान है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपने जब जिन बसों में सीएनजी लगाया उसमें व्यय भी तो हुआ होगा, तो कितना व्यय हुआ? ये तो आय आपने बताई। अभी ज्यादा प्रदेश में सीएनजी को नहीं चलाया गया है, तो आय कहाँ से हो गई? सीएनजी की बसों से हो रही। नहीं तो सीएनजी की, मैं वही कह रहा हूँ, बसों को सीएनजी में परिवर्तित करने के लिए कितना धन व्यय आपने किया? पर्ची आ गई। बोले मंत्री जी। सीएनजी की बसें अधिकतर अनुबंधित है, अनुबंधित बसें। प्रश्न संख्या 3 माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी। प्रीतम सिंह पंवार जी। माननीय अध्यक्ष जी। पढ़ा होगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो हमारे राशन कार्ड हैं, इनके नवीनीकरण की जो व्यवस्था है वो 2020 से प्रारंभ की गई थी, और जैसे मंत्री जी ने बताया कि समय समय पर इनको 3 महीने में पूरा होना था, लेकिन समय समय पर कुछ कारण रहे हैं जिसके कारण ये अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और आपने कहा है कि जुलाई 2022 तक ये पूरे हो जाएंगे, इनका नवीनीकरण का कार्य। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, क्या 100% ये पूरा करने का आपने मन बना लिया है? अगर कोई जो अधिकारी इसमें लापरवाही करेंगे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर सही जो तय समय है उस पर ये राशन कार्ड नवीनीकरण नहीं होगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माह जुलाई 2022 के अंत तक राज्य के समस्त राशन कार्ड धारकों को नवीन सुविधाजनक राशन कार्ड वितरण कर दिए जाएंगे, और इसमें कोई लापरवाही बरती जाएगी, ऐसी कोई शिकायत हमारे पास आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। नहीं, तय समय पर पूरा हो जाएगा। तय समय पे जो अधिकारी लापरवाही करेंगे, तय सीमा क्या है? तय सीमा जो माह जुलाई दी है, यदि ऐसी कोई विषम परिस्थितियां, कोरोना जैसा कोई प्रभाव फिर से प्रारंभ हुआ तो नहीं कह सकते। अदरवाइज इन परिस्थितियों में निश्चित रूप से तय सीमा के अंतर्गत हम इस डिजिटल राशन कार्ड को संख्या 4 बोलिए। मानिका क्या माननीय मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि जब राशन कार्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू हुई और वो प्रक्रिया सरकार के हाथों में है, जिन लोगों का राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हो पाया, क्या उन लोगों को खाद्य विभाग ने राशन देने के लिए कोई व्यवस्था बनाई है? अगर बनाई है तो वो कितने लोग हैं और कैसे उनको राशन दिया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष जी, जितने भी हमारे जो राशन कार्ड धारक हैं, यदि पहली तो प्रथम कोशिश यही है कि सभी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन कर दी गई हैं, और ऑनलाइन के अंतर्गत में यदि कोई छूट गया है तो वो पूर्ति निरीक्षक के पास जाके जो है इसको ठीक करा सकता है, और ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कि राशन कार्ड बना है वह व्यक्ति राशन से वंचित नहीं है। माननीय मंत्री जी, माननीय जब राशन कार्ड अनुपूरक हो गया, बैठ जाइए। प्रश्न संख्या 4 माननीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी।
जी हाँ, विस्तृत नीति तैयार की जाने की कार्रवाई गतिमान है। माननीय बिष्ट जी, अपना अनुपूरक पूछिए। माइक खोलिए। यदि इस तरह का कोई प्रस्ताव है तो माननीय मंत्री जी का और सरकार का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। तो यदि ये योजना कब तक शुरू हो जाएगी, इसमें बता पाएंगे कुछ माननीय मंत्री जी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के दृष्टि से इलेक्ट्रिकल वाहनों को प्रोत्साहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विस्तृत नीति तैयार की जा रही है और औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखंड शासन की अधिसूचना दिनांक 15/1/2018 द्वारा उत्तराखंड इलेक्ट्रिकल वाहन वित्त निर्माण ईवी उपयोग संवर्धक और संबंधित सेवा नियमावली नीति 2018 परिख्यापित करते हुए इलेक्ट्रिकल वाहनों के विनिर्माण और तत्संबंधी व्यवस्थापनाओं संरचनाओं के विकास में प्रोत्साहित करने हेतु प्रथम बार प्रयास प्रारंभ किया है और प्रस्ताव तैयार है, शीघ्र ही कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रश्न संख्या 5, माननीय श्री बृजभूषण गैरोला जी। माननीय मंत्री जी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। शासन के पत्र संख्या 350/14/2/18/03 OBC 2014 दिनांक 16 अगस्त 2020 कई पत्र यहाँ लिखे हैं। पढ़ा लिखा माना जाए। अब अपना अनुपूरक पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2014 से लेकर के और जो आपने जवाब दिया 20 अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ये जो हमारी कीर्त भाती चाहंग जाति है इनको भारत सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा गया है और बहुत लंबा समय इस पर लग गया है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में और दिल्ली में गिरत भाती चाहंग जाति को ओबीसी का केंद्रीय सूची में इसको सम्मिलित किया गया है। और सवाल करिए। जी माननीय सदस्य अपना सवाल करिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो हमारे देहरादून में, मेरी विधानसभा में, सहसपुर में भी काफ़ी संख्या में इस जाति के लोग रहते हैं, तो इनको कब तक इसके लिए इनको केंद्रीय सूची में सम्मिलित करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य की तहत भाती चाहंग जाति राज्य में 9 नवंबर 2003 में अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मिलित की गई थी, लेकिन अभी तक धृत बहाली चाहंग जाति को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सम्मिलित नहीं किया गया है। क्योंकि कई हमने यहाँ से पत्र भेजे हैं और जिस पर अभी भारत सरकार ने संज्ञान ले लिया, तो माननीय सदस्य के अनुरोध पर पुनः यहाँ से स्मरण पत्र भेजकर इसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। प्रश्न संख्या 6, माननीय ममता राकेश जी। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, पढ़ावा मान लिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में यह स्वीकार किया है कि आय सीमा कम होने की वजह से नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000 और 24,000 रुपये वार्षिक है, जिसके कम होने के वजह से अधिकांश परिवार के बच्चे इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो मेरा पहला तो प्रश्न ये है कि ये योजना 2 वर्ष के लिए लागू की गई है। 31 मार्च 2022 के बाद अनाथ हुए बच्चे जो कोविड या कोविड जैसे लक्षणों की वजह से जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, या हत्या, आत्महत्या, या हमारा प्रदेश में आपदाएं आती रहती हैं, आपदा के कारण या अन्य कारणों की वजह से जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है और बच्चे अनाथ हो गए हैं,
तो क्या हमारा राज्य भी स्पॉन्सरशिप स्कीम को चलाएंगे, जिसकी वजह से, क्योंकि 1 वर्ष से 21 वर्ष तक के बच्चे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की तरह उन बच्चों को भी लाभ मिलना चाहिए। 5% अनाथ बच्चों का आरक्षण राजकीय सेवाओं में आरक्षित किया गया है, जिसके कारण वो बच्चे वंचित रह जाते हैं। उन बच्चों का क्या कसूर है जो 2 वर्ष के बाद, कोविड के बाद भी बेचारे माता पिता से वंचित हो रहे हैं? तो उनके लिए कोचिंग या ट्रेनिंग करने के लिए आर्थिक सहायता करने की क्या हमारी प्रदेश की सरकार की कोई व्यवस्था है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानीय सदस्य ने जिस योजना का जिक्र किया है वह योजना प्रवर्तकर्ता योजना है, जिसमें इन्होंने जिस आय को लेकर चर्चा करी है, जिसके जो मानक बने हैं उसकी भी यहाँ पर उल्लेख किया है। तो मैं माननीय सदस्य, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को भी और सदन को भी अवगत कराना चाहूँगी कि यह योजना स्पॉन्सरशिप योजना है और इस योजना में यह भारत सरकार की पूर्णतः योजना है और 90 और 10% के हिसाब से योजना संचालित है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के ही मानक है कि अपने स्वाभाविक रूप से मैं भी उसको महसूस करती हूँ। इसके लिए लगातार मैं भी प्रयासरत हूँ और इन प्रयासों में मेरे द्वारा भी माननीय केंद्रीय मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी जी को जब उन्हें समीक्षा बैठक ली उसमें मेरे द्वारा अवगत भी कराया गया है। समय दर समय 2019 में भी 25/10/2019 और 18/5/2020 में भी विभाग के निदेशक के द्वारा भी, विभाग के सचिव के द्वारा भी सचिव महिला सशक्तिकरण महिला कल्याण मंत्रालय को लिखा गया है, जिसमें हमने आय की सीमा बढ़ाए जाने के साथ साथ में और साथ साथ में चूंकि यह योजना 18 वर्ष तक के बच्चों को मिलती है, उसको 21 वर्ष किए जाने तक के भी, और साथ साथ में प्रति जनपद को 10 लाख रुपए दिया जाता है। हमारा आग्रह उसमें यह भी है कि वो 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए की धनराशि दे दी जाए। साथ साथ में हमने यह भी आग्रह किया है कि आय के मानक को तय करने का अधिकार जो है, ये भी हमने आग्रह किया कि हर स्टेट को दे दिया जाए। तो हमने 2-3 चीजों में जो है आग्रह कर रखा है। मैं समझती हूँ कि केंद्रीय मंत्री जी का पुनः आगमन 23 तारीख को हरिद्वार में है। मैं पुनः यह विषय उनके समक्ष रखूंगी। मैं मानती हूँ कि यदि हमारे इन प्रस्तावों पे जो कि केंद्र के संज्ञान में लाया गया है तो निश्चित रूप से वहां से सहमति बनेगी, तो निश्चित रूप से इसमें आने वाले समय में परिवर्तन किया जाएगा। वर्तमान में हम 2017 से लेकर अभी तक में 853 बच्चों को हम इससे लाभान्वित कर रहे हैं। उसके जो मानक बनाए गए हैं, जो इस मापदंड में आते हैं, जो भी आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करा कि भाई जिनके माता पिता नहीं है, कोविड के कारण चले गए, उसके लिए भी आपने खुद जिक्र करा कि वात्सल्य योजना हम लोगों ने संचालित करी और एक देश में नज़ीर भी बनी। और चूंकि वो केवल कोविड के केसेस को ही हैंडल करते थे, इसलिए वह योजना हमने उसका समय जरूर बढ़ाया। अभी हाल में 31 मई तक का समय बनाया, जबकि उसका समय जो है वो 31 मार्च 2022 को समाप्त होता था। 2 महीने आपकी भी भावनाओं को देखते हुए, स्वयं सदन की भावनाओं को देखते हुए, जन भावनाओं को देखते हुए उसका समय बढ़ाया गया। उसके आवेदक भी अब जो है 4 से 5 हजार के करीब पहुंच गए और लगातार उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस तरीके के मामले जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में उन बच्चों को जो है शिक्षा दीक्षा से लेकर ट्यूशन से लेकर इत्यादि में उनको आर्थिक सहयोग मिले, उसके लिए जब हम आय का मानक बढ़ाएंगे स्वाभाविक रूप से वो बच्चे भी उसमें कवर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो भारत सरकार को पत्र प्रेषित है, उम्मीद है उस पर जल्द कोई अच्छा निर्णय होगा। इसके लिए लाभ की सीमा के लिए भी मैंने कहा कि 2000 की जगह 5000 रुपए प्रति मासिक यदि हम माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये कहा कि आय का, मैंने तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करी कि आय का मानक बनाने का हमारे को अधिकार दे दिया जाए और साथ साथ में जनपदों में 10 लाख रुपए की धनराशि हमको प्रति जनपद मिलता है, हमने आग्रह किया हमें 20 लाख दे दिया जाए, ताकि आज जितने बच्चे आप कह रहे हैं कि हरिद्वार में यदि 36 है, जो आप मुझे अनौपचारिक ने मुझसे कहा, वो बच्चे बढ़ सके। हम चाहते हैं वो चीजें बढ़े, तो लेकिन वो भारत सरकार की तरफ से जब हमारे को ये इस प्रकार का जो आग्रह हमने किया है उस पर सहमति बनेगी, तो निश्चित रूप से जो आप कह रही है वो उसको हम भी करने के लिए जो है प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 7 माननीय खजानदास जी। जी हाँ,
विभाग द्वारा पात्र बुजुर्गों, स्त्री पुरुष, विधवा महिला, विकलांग, परित्यक्ता महिला आदि को पेंशन प्रदान की जाती है। जी हाँ, शासनादेश संख्या 1502/21/01/2010 दिनांक 9 सितंबर 2021 में के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में सभासद द्वारा सत्यापित आवेदन पत्र का अग्रसारण किया जाता है। आवेदन पत्र फार्म अपूर्ण होने पर अथवा फार्म में कोई कमी त्रुटि होने पर फार्म लौटाया या नामंजूर किया जाता है। संबंधित साधारण देश के प्रति संलग्न है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से सहमत हूं, किंतु माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो आय सीमा 4,000 रुपया रखी गई है, क्या आय सीमा बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को और माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जो आय सीमा बढ़ाने का जो अधिकार है वो भारत सरकार को है और वास्तव में 4,000 की आय सीमा बहुत न्यूनतम है और आने वाले समय में इसको हम मनरेगा की मजदूरी के तहत इस पर हम विचार करेंगे। प्रश्न संख्या 8 माननीय ममता राकेश। माननीय अध्यक्ष जी। मंत्री जी, प्रश्न संख्या 8। माननीय अध्यक्ष जी, जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24/8/2021 को सदन में नंदा गौरा योजना के अंतर्गत छूटे हुए अवशेष लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा की गई है, जिसके क्रम में मेरे द्वारा आश्वासन दिया है कि हम सबका बकाया देंगे। उक्त घोषणा के क्रम में वंचित बालिकाओं को उक्त योजना से लाभान्वित किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है, प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि आश्वासन दिया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी 24/8/2021 को 24 अगस्त में, लेकिन आज तक इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को पूरा नहीं किया गया है। अब उसके लिए गंभीर न होने के क्या कारण है, विलंब होने के क्या कारण है कि जो हमारी बच्चियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है? लगातार ये प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, 24 अगस्त 2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था। उसका कथन माननीय अध्यक्ष जी आपको संबोधित है। अभी मैं मंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था तो उन्होंने कहा था वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016 और 17 में गौरा देवी कन्या योजना का जो धन रुका है वह बड़ा दुख का विषय है। वह बड़ा दुख का विषय है कि हमारी बच्चियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है, चाहे वो जिस समय का भी हो, उसके लिए मैं सदन में घोषणा करता हूं कि यह धन दिया जाएगा। तो आज 2021 की घोषणा आज भी लंबित है, तो मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ये कब तक ये जो रुका हुआ धन है, राशि है, कब तक ये जारी हो जाएगी? माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य श्रीमती ममता राकेश जी और हमारे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल आर्य जी के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, मैं इतना कह सकती हूँ कि घोषणा होगी और घोषणा से संबंधित बजट जो है, इस बजट में व्यवस्था कर दी गई है। शीघ्र इस नंदा गौरा योजना के जो भी हमारे शेष लाभार्थी हैं उनको लाभान्वित कर दिया जाएगा। माननीय वीरेंद्र जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अतिशीघ्र की परिभाषा क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है 2021 से अब तक। मैं इसलिए इसको पूछ रहा हूं क्योंकि मैं एक सामान्य गरीब परिवार से हूं, मेरे रिश्तेदार आसपास के लोग भी गरीब हैं, तो उनको लाभान्वित कब तक कर रहे हैं आप? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि पिछली बार भी जब हमको बजट मिला था तो उसमें कुछ टेक्निकल लगभग 31 मार्च या आचार संहिता आ गई, कई सारी चीज़ें थी जिसके कारण से जो है सब चीज़ें प्रोसेस में थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आई। लेकिन अभी जैसे अभी मेन बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें उसका आवंटन हो गया है, तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि जल्द से जल्द कि अगली बार आपको ये विषय न लेना।
माननीय श्रीमती रेणु बिष्ट जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री बताएंगे कि हमारे यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में नहीं, सवाल कुछ और है, आप किसी और चीज के बारे में पूछ रही हैं, गौरा देवी योजना के बारे में। अच्छा सॉरी गौरा देवी की योजना के मामले में मेरा भी यही सवाल था, जो कि ममता राकेश जी का सवाल पहले लग चुका है। जवाब आ गया है। ठीक है, आप बैठिए। 8 प्रश्न थे आज तारांकित, आज हमने अभी में पूरा किया। आज नियम 300 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री सुमित हृदय, श्री विक्रम सिंह नेगी, श्री ब्रिजभूषण गैरोला, श्री शिव अरोड़ा, श्री खजान दास, श्री दुर्गेश लाल, श्री प्रीतम सिंह पवार, श्री महेश जीना, श्री सहदेव सिंह कुंडीर, श्री राम सिंह केड़ा, श्री बिशन सिंह चूफार, श्रीमती सविता कपूर, श्री दीवान सिंह बिष्ट, श्री प्रदीप बत्रा, हाजी सरवत करीम अंसारी, श्री शक्तिलाल शाह की कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री शिव अरोड़ा, श्री दुर्गेश लाल, श्री बिशन सिंह चूफार, श्रीमती सविता कपूर, श्री दीवान सिंह बिष्ट, हाजी सरवत करीम अंसारी, श्री शक्तिलाल शाह की सूचनाओं को नियम 300 के अंतर्गत स्वीकार कर रही हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई। श्री शिव अरोड़ा जी, माननीय श्री शिव अरोड़ा जी, महत्वपूर्ण विषय था। बैठिए सुमित, बैठिए। माननीय शिव अरोड़ा जी नहीं है। माननीय श्री दुर्गेश लाल जी, पढ़ावा माना, पढ़ेंगे पढ़ावा माना जाए, पढ़ावा माना जाए, पढ़ेंगे आप तो पढ़िए, उसको पढ़ेंगे, पढ़िए। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 300 के तहत जो है अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसके तहत एक जो क्वेश्चन है, जनपद उत्तरकाशी के यमुना घाटी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के संबंध में। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद में 2 पवित्र धाम हैं, यमुनोत्री एवं गंगोत्री स्थित होने के साथ साथ पर्यटक क्षेत्र केदारकांटा, हरकीदुन, चांगशिल, देवक्यारा, बराड़सर और प्राचीन मंदिर महासु देवता, हनोल एवं अनेकों धार्मिक स्थल स्थित है। चूंकि 4 धाम यात्रा को मद्देनजर रखते हुए यमुनोत्री धाम के लिए 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें कि अनेकों बार अप्रिय घटनाएं होती है, क्योंकि पूरी घाटी में कहीं पर भी मेडिकल की उचित सुविधा नहीं है, जिससे कि पर्यटकों, यात्रियों, स्थानीय लोगों को देहरादून रेफर किया जाता है और रास्ते में कई बार अप्रिय घटनाएं हो जाती है और मौत हो जाती है। उत्तरकाशी जनपद के यमुना घाटी में मेडिकल कॉलेज स्थापित या निर्मित किए जाने पर गंगोत्री, यमुनोत्री, प्रोला विधानसभा के साथ ही जनपद देहरादून की चक्रता विधानसभा, टिहरी जनपद की धनोल्टी विधानसभा एवं विकासनगर विधानसभा का आधा क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी यही विजन है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसलिए परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए यमुना घाटी में एक मेडिकल कॉलेज होना नितांत आवश्यक है। अतः उक्त विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए नियम 300 के अंतर्गत वक्तव्य की मांग करता हूं। धन्यवाद देखिए। माननीय श्री बिशन सिंह चुफाल जी, माननीय श्रीमती सविता कपूर जी, पढ़ावा मान लीजिए। माननीय श्री दीवान सिंह बिष्ट जी, पढ़ावा मान लीजिए। माननीय हाजी सरवत करीम अंसारी जी, अध्यक्ष जी पढ़ावा मान लिया। माननीय श्री शक्तिलाल शाह जी, माननीय अध्यक्ष जी पढ़ावा मान लिया। मत संख्या 3, नेता सदन। माननीय अध्यक्ष,
माननीय अध्यक्षा जी, पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम प्रसाद टमटा जी के ये क्या है? टमटा जी का हमारे बीच में से जाना और अचानक जाना, इसकी कतई भी ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि एकदम से बीच में उनका देहांत हो जाएगा। उनका जीवन बहुत ही सादगी भरा जीवन रहा है और जब भी वो मिलते थे तो इस आयु में भी कभी भी उन्होंने स्वयं के लिए कभी कोई बात नहीं करते थे। जब मिलते थे तब किसी न किसी समस्या के बारे में, और जो समस्या होती थी वो व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक रूप से जो गरीब लोग थे, वहाँ के पिछड़े हुए लोग थे, ऐसे लोग थे जिनको वास्तव में कुछ ज़रूरतें और कुछ आवश्यकताओं की दरकार थी, ऐसे लोगों के लिए जितनी बार भी मुझे मिले, अभी मुझे 2-3 बार की घटनाएं याद हैं। पिछले दिनों वो जब देहरादून आए थे या दिल्ली में मैं उत्तराखंड सदन में था, तब भी वो 10-12 अन्य लोगों के लिए, जो लोग इलाज के लिए या उस क्षेत्र के जो स्वयं सहायता समूह चलते थे, उन समूहों की समस्या लेकर मेरे पास आए थे। बागेश्वर जनपद के अंतर्गत स्वर्गीय श्री जोगाराम टमटा जी के घर में 15 दिसंबर 1946 को जन्मे राम प्रसाद टमटा जी का पूरा जीवन ही उनका पूर्ण परिचय था। टमटा जी अपने ग्राम चौगांव छीना से वर्ष 1980 से लेकर 1985 तक उप प्रधान रहे, जिला पंचायत अल्मोड़ा के सदस्य के रूप में 1989 से लेकर 1994 तक तथा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में 1995 से 1998 तक तथा उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के पद पर 1991 से लेकर 2002 तक रहे। स्वर्गीय टमटा जी 50 वर्ष तक निरंतर उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहे। वर्ष 93 में पहली बार विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य निर्वाचित हुए थे। उत्तराखंड राज्य गठन के वर्ष 2002 में इसी सीट से स्वर्गीय टमटा जी दोबारा विधायक निर्वाचित हुए थे। प्रथम निर्वाचित सरकार में 2002 से लेकर 2004 तक समाज कल्याण एवं महिला कल्याण मंत्री के पद पर रहकर अपनी सादगी भरे अंदाज में उन्होंने अनेकों दायित्वों का निर्वहन किया। स्वर्गीय टमटा जी उत्तराखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति, नियम समिति, अनुसूचित जाति जनजाति एवं विमुक्त जाति संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। समाज सेवा, रोजगारपरक शिक्षा, कुटीर उद्योग, पर्यटन एवं हैंडक्राफ्ट को विकसित करना उनकी विशेष अभिरुचि थी। श्री टमटा जी को 1988 में ताम्र उद्योग को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सामाजिक योगदान के तहत श्री टमटा जी 1989 में 13 दिन तक अल्मोड़ा जेल में भी बंदी रहे और उनके बारे में जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि मुझे याद है कि वो गांधी टोपी पहने, कंधे पर झोला टांगे हुए अपनी पत्नी के साथ एक बार रोडवेज के, यशपाल जी बैठे हैं, आपको भी पता होगा, तो वो हल्द्वानी जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे और काफ़ी देर तक बस न मिलने पर ARM कार्यालय पहुंचे और उस बस के बारे में जानकारी लेने लगे। इतने में मौजूद वहां पर अधिकारियों ने उनको पहचान लिया और यह कहकर उनको सम्मान किया कि आप तो उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित सरकार के मंत्री हैं। साथ में उनकी पत्नी मुन्नी देवी भी थी। रोडवेज के अधिकारी एवं फोरमैन ने उनका सम्मान कर उन्हें हल्द्वानी जा रही बस में ससम्मान बैठाया। कहने का आशय है कि जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि उनका मृदुल स्वभाव एवं सादा जीवन ही उनका परिचय था। अपने संपूर्ण जीवन काल में और जीवन के अंतिम क्षणों तक रोडवेज की बसों में यात्रा करना उनकी
एक घटना का दृष्टांत है। वह कहते थे कि अब तो उनको लोग कम पहचानते हैं और उन्हें जो जानते हैं वो जरूर उनका सम्मान करते हैं। थोड़ा कान भी कम सुनते थे। उनका यह कहना कि आज के दौर की जो है राजनीति बदल गई है। मूल रूप से चौगांव छीना खर्क टमटा निवासी स्वर्गीय टमटा जी अपनी पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी, पीछे 2 पुत्र 2 पुत्रियां और नाती पोतों से भरा परिवार छोड़ गए हैं। उनका पुत्र बड़ा चंद्रकांत टमटा जो नगरपालिका के जेई के पद पर कार्यरत हैं, छोटे पुत्र अभिलेख टमटा एक तांबे की दुकान चलाते हैं बर्तनों की। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में न खड़े होने के बाद स्वर्गीय श्री टमटा जी ने भाजपा में शामिल हो गए थे और बीच में उनकी बीमारी भी चल रही थी। 75 वर्ष की आयु हो गई थी। 6 मई 2022 को रात को तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। बागेश्वर में प्राथमिक उपचार के बाद उनको हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। इमरजेंसी उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए थे। अचानक हार्ट अटैक बढ़ने के कारण उपचार हेतु निजी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। राष्ट्रीय पार्टियों समेत विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग उनका बेहद सम्मान करते थे एवं प्रेम इस कदर की सभी पार्टियों सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने संगम में पहुंचकर उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस अंतिम यात्रा में लोगों का एक बड़ा हुजूम उमड़ा। वो एक ऐसे सरल सहृदयी गांधीवादी स्वर्गीय टमटा जी जो हमेशा हम सबकी याद में रहेंगे। और आज जब राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, इस प्रकार के लोग मिलना अत्यंत कठिन ही नहीं दुर्लभ हो गया है। ऐसे समय में टमटा जी का जाना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। मैं अपनी पूरे सदन की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को और उनके चाहने वालों को, उनको शुभचिंतकों को, उनके समर्थकों को इस असमय आए दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय राम प्रसाद टमटा जी का निधन समाज के लिए भी और पूरे उत्तराखंड के लिए, जनमानस के लिए बहुत ही दुखद है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत युवा कांग्रेस के में कार्य करते हुए 18 वर्ष की उम्र में की और महज 18 साल में जब चुनाव हुए ग्राम प्रधान के, तो उन्होंने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और मात्र 12 रुपये में वो चुनाव में उन्होंने खर्च किए। और जो उस वक्त की परंपराएं थी कि चुनाव जीतने के बाद गुड़ की भेली बांटी गई अपने समर्थकों ने जनता के बीच में गुड़ की। और फिर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत के सदस्य भी रहे और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने पार्टी की सेवा की। पहली बार अविभाजित उत्तर प्रदेश में 1993 में विधायक के रूप में चुने गए और मुझे भी उनके सानिध्य में और उनके संरक्षण में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसी तरह राज्य के गठन के बाद उत्तराखंड की पहली असेंबली में वह विधायक चुने गए। समाज कल्याण मंत्री के रूप में उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का
अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और निरंतर एक उनकी पहचान बन चुकी थी। सादगी, विनम्रता, शालीनता उनकी पहचान बन चुकी थी। जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, गाढ़ी टोपी, खादी के कुर्ता पैजामा, झोला लटकाए हुए वो दिखाई देते थे। अपने जीवन में उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, समाज के लिए किया। और मेरा मानना है कि वो दलितों के, वंचितों के, कमजोर तबके के, गरीबों की आवाज थी। उनके ध्वजवाहक बनकर उन्होंने काम किया प्रदेश में। और जिस तरह से उनका राजनीतिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, हमेशा उन्होंने सामाजिक सरोकारों से भी रिश्ता रखा। हमेशा निरंतर, उन्होंने संसाधन भी नहीं थे उनके पास। हल्द्वानी मेरे आवास में आते थे तो कभी टेम्पो में आ जाते थे। ये आज के राजनीति हमारे हम सबके लिए एक प्रेरणा, एक सीखने की बात, सीखने का विषय है। टेम्पो में आ जाना, पैदल आ जाना, और उसके बाद हम ही उन्हें गाड़ी में घर छोड़ते थे, जहां वो उनका गंतव्य स्थल था वहां छोड़ते थे। कान नहीं सुनते थे, बहुत कम कान सुनते थे। लोग कहते थे मतलब की बात सुनते हैं और अपनी बात कह जाते हैं, लेकिन अंतिम समय में 2 साल पहले वो मेरे पास आए, कल के सवाल जी कान नहीं सुन पा रहा हूँ, उम्र भी हो चुकी है, एक वो हेयर वो लगा दीजिए, क्या कहते हैं, हाँ मशीन लगा दीजिए, कहने लगे हेयरिंग एड। तो फिर मैंने हल्द्वानी में डॉक्टर से साहब से कहा कि भाई इनकी हेयरिंग एड लगा दीजिए, जो भी धनराशि होगी, जो भी खर्च होगा वो मैं उठाऊंगा। मैंने ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसके पीछे एक हमें दिखाई देता है कि वो किस तरह की जिंदगी जी रहे थे, अभाव की जिंदगी। जो एमएलए रहा, उत्तर प्रदेश के असेंबली में एमएलए रहा हो, जो उत्तराखंड की पहली विधानसभा में माननीय मंत्री के रूप में सुशोभित हुआ हो, उसका जितना अभाव से ग्रस्त रहा, लेकिन कभी उन्होंने अपने जो उनका लक्ष्य था, जो उनका ध्येय था, जो उनका मकसद था, गरीबों के लिए, कमजोर तबके के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए हमेशा निरंतर काम करते रहे। सामाजिक सरोकारों से उनका हमेशा एक रिश्ता रहा। निश्चित रूप से आज, और उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि जो उनका परंपरागत व्यवसाय है, तो हमारे परंपरागत व्यवसाय सब पीछे चले जा रहे हैं। पहाड़ में अन्य जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, हुनर उनके हाथों में है, उनकी कुशलता उनके हाथों में है, हम उन व्यवसाय को छोड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने परंपरा का, जो उनके माता पिता, जो उनके पूर्वजों ने जो एक व्यवसाय को चुना, तांबे की दुकान थी उनकी। और देखा होगा जब भी अगर कहीं आते थे, वो तांबे का छोटा सा कलश देके भेंट स्वरूप आते थे। तो तांबे के व्यवसाय को आज भी उनका बेटा, छोटा बेटा, जिसके जिक्र कर रहे थे कि बड़ा बेटी जेई है, नगर पालिका में है या कहीं है, लेकिन छोटे बेटे ने आज भी उस व्यवसाय को अपनाया है। ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने अपने परंपरागत जो उनका व्यवसाय से, उससे वो कभी विमुख नहीं हुए। और उन्हें ताम्र हस्तशिल्पकला के क्षेत्र में भी महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। एक रिश्ता था उनसे, हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा, राजनीतिक रिश्ता रहा। हम साथ चले, साथ रहे। कई चीजें हैं जिसका मैं यहाँ पर उल्लेख नहीं कर पा रहा हूँ। हमेशा साथ रहे, हमेशा साथ चले। कुछ वजह रही, हम अलग हो गए, लेकिन जो एक रिश्ता है, राजनीति अपनी जगह पर है, एक रिश्ता हमारा होता है, चाहे हम राजनीतिक दलों में, अलग अलग दलों में हैं, लेकिन रिश्ता तो अपनी जगह पर है ना। वो रिश्ते को निभाने की उन्होंने हमेशा कोशिश की है। मैं इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से
बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में, इस अपने चरणों में स्थान दे उन्हें, और उनके परिवार को, उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारी भावनाओं को उनके परिवार तक, उनके पुत्र, उनके धर्म पत्नी जी पर तक हमारे संदेश को, हमारी भावनाओं को पहुंचाने का आप कष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। माननीय चंदन रामदास जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री राम प्रसाद टमटा जी के निधन के संदेश के अवसर पर मैं अपने को नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के साथ शपथ करता हूं। चूँकि मैं 2 बार उनके साथ चुनाव लड़ा हूं, 2007 में और 2012 में, मगर हम कभी भी, उन्होंने और न मैंने ये महसूस किया कि हम विपक्ष में रहे। हमेशा वो सामाजिक क्षेत्र के सरोकारों में आगे रहते थे और ताम्र उद्योग को बढ़ावा के लिए वो अथक प्रयास करते थे। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी इस क्षेत्र में मिला है और निरंतर इस क्षेत्र में वो काम करते आ रहे हैं। वर्षों से कांग्रेस में रहे, 2 बार विधायक रहे, जिला पंचायत में भी रहे। प्रारंभ में उन्होंने अमीन के रूप में काम किया, ITI थे और खुद दस्तकारिता के हाथ से, अपने हाथ से दिए बनाते थे, कलश बनाते थे। और उन्होंने एक विद्यालय खोला हुआ है वहाँ। पहले तो क्राफ्ट से चलाते थे, लगभग 150 बच्चे उस विद्यालय में हैं। चूँकि नेता सदन यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके मरने से पहले उनकी एक इच्छा थी कि मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री से भेंट करूं और इस विद्यालय को यदि वो मान्यता दे देते क्राफ्ट में, तो वो कहते कि मेरा जीवन सफल होगा। मैं माननीय नेता सदन यहाँ पर बैठे हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि उनकी इच्छा, अंतिम इच्छा को देखते हुए, उनका इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम को देखते हुए, उन्होंने लंबे समय से वहाँ जो जन सेवा की, सामाजिक सेवा की, उनके विद्यालय को मान्यता प्राप्त करेंगे तो उनकी आत्मा को मैं समझता हूँ कि शांति होगी। मैं अपनी ओर से, सब लोगों की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में भगवान बरकत दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। माननीय शहजाद जी। माननीय अध्यक्षा जी, अपने आप को नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और माननीय मंत्री जी से संबद्ध करते हुए पहली बार 2002 में मुझे भी सौभाग्य हुआ सदन में आने का, और टमटा जी उस वक्त मंत्री थे और सौभाग्य से हरिद्वार जनपद के प्रभारी मंत्री भी श्री राम प्रसाद टमटा जी थे। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। आज वो हमारे बीच नहीं है, परिवार भरा पूरा अपने पीछे छोड़ गए। ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने स्वर्ग में स्थान दे, और जो माननीय मंत्री जी ने अपने विचार रखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इतना तो बनता ही है कि आज ये घोषणा भी हो जाए कि जो उनकी आखिरी इच्छा थी वो पूर्ण हो और सदन इस पर सहमत होगा। आज उनके साथ है, कल किसी और के, परसों किसी और के, तो होता ही रहता है। मरने के बाद सम्मान सदन दे, बड़ी बात होगी, ये मेरा मानना है। बहुत ही शालीन विचार उनके थे। कई बार हमें मिलने का सौभाग्य मिला। प्रभारी मंत्री के रूप में कई मीटिंगें उन्होंने हरिद्वार में जिला योजना की करी। बहुत ही सरल स्वभाव के, विनम्र विचारों के
और वो गांधी टोपी वही उनकी बिल्कुल सिंपल स्वभाव के, आज मैं समझता हूँ कि सदन में उस कैटेगरी का तो कोई आदमी है नहीं। अपने साथ ही एक विचारधारा राम प्रसाद टमटा जी थे। मैं अपने आप को बाकी सब साथियों से संबंध करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। माननीय प्रीतम सिंह जी। माननीय अध्यक्षा जी, स्वर्गीय पूर्व विधायक राम प्रसाद टमटा जी के आकस्मिक निधन के इस शोक प्रस्ताव में नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, सम्मानित मंत्री चंदन रामदास जी, सम्मानित नेता बसपा शहजाद जी ने अपने अपने भावों की अभिव्यक्ति की। मैं उससे अपने आप को शपथ करता हूं। राम प्रसाद टमटा जी निश्चित रूप से हमको एक रास्ता दिखाने का काम कर गए। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जिस तरीके से जीने का काम किया, ऐसी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए, चाहे युवक कांग्रेस